नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ में इस बार हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी के उन नियमों पर जिस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद माननीय सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को अब इस नए नियम पर रोक लगा देनी पड़ी है। कहा जा रहा है, जो दलीलें दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो भेदभाव जिसको ख़त्म करने का मकसद इस यूजीसी के नए नियमों के पीछे था, वो मकसद इन नए नियमों को लेकर, इन नए नियमों के ज़रिए पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें जो भेदभाव संबंधी डेफिनेशन थे, परिभाषा जो रखी गई थी, दी गई थी, वो अपने आप में स्पष्ट नहीं थी। ये कारण बताया गया सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए नए नियमों पर रोक लगा दी है। लेकिन अब जब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है, तो पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो भी इस वर्ग से आते हैं, वो लोग अब काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और अब काफ़ी इसका विरोध भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस भेदभाव का वो सामना कर रहे हैं उसके प्रति उनको कानूनी जो संरक्षण है, शायद उससे समझौता किया जा रहा है। क्या है ये पूरा विवाद? आखिर क्यों यूजीसी को नए नियम लेकर आना पड़ा और क्यों अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है? क्या इसे सरकार के लिए झटका माना जाए? क्या इसे संविधान के तहत पिछड़ा वर्ग को दिए गए संरक्षण को झटका माना जाए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। उनका पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जगदीश मेहता हैं, खुद स्टूडेंट्स के वेलफेयर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट में एक्टिव रोल निभाते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर जगदीश मेहता। हमारे साथ जुड़ने के लिए सोशियोलॉजिस्ट हैं और आप जब सीनेट मेंबर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आपने स्टूडेंट्स की भलाई और उनके बेहतरी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत जो सैल्यूट भी है। लेकिन शुरुआत में करती हूँ डॉक्टर जगदीश, जब यूजीसी के नए नियम आते हैं, उन नए नियमों को जब आपने देखा होगा, क्या वो नए नियम उस वर्ग को संरक्षण दे पा रहे थे? उनमें इतनी वो क्लैरिटी नहीं थी जिससे ये विवाद शुरू हुआ। अगर वो क्लैरिटी होती, जिस डेफिनेशन को लेकर ये सारा विवाद या फिर हो हल्ला हो रहा था, तो शायद नए नियम बहुत कारगर साबित होते, क्योंकि सख्त ये नियम थे 2012 के नियमों के मुकाबले। पहली बात, धन्यवाद नेहा जी, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जहाँ तक यूजीसी के नए नियमों का सवाल है, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक इंटेंट का सवाल है और गोल का सवाल है, उसके मामले में तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सराहनीय कदम है कि यूजीसी के नए नियम बनाना, क्योंकि समाज बदलता रहता है, इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आते जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आई है, वो बहुत बदल गई है। क्योंकि अब एससी, एसटी या जो दूसरे डिसएडवांटेज सेक्शन है, वहाँ से स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आनी शुरू हो गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि पहले कम आ रही थी। अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा आनी शुरू हो गई, तो हम ऑफ कोर्स मान सकते हैं कि अगर जो स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो हम समाज में देखते हैं, तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी देखेंगे। तो इसलिए पहले नियम 2012 में आए थे और उसके बाद आज उसको लगभग 15 साल हो चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं। तो नए नियम आना एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए, जब 2012 के नियमों का हम जिक्र कर रहे हैं और 2026 में जो नियम आए जिस पर ये सारा विवाद हुआ, क्या 2012 के जो नियम थे वो उतने मजबूत नहीं थे या फिर वो इतने असरदार, प्रभावी नहीं रह गए थे, जिसकी वजह से सरकार को या फिर यूजीसी को ये लगा कि नए नियम लाकर ही ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो लिंग आधारित भेदभाव है, महिलाओं के खिलाफ भी भेदभाव की बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो क्या ये वजह रही नए नियमों के पीछे? या फिर जिस तरीके से हवाला सरकार के, अगर हम दावे की बात करें, माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो कहते हैं कि हमने तो संविधान के तहत ये नया नियम लाया है, लेकिन क्या 2012 का जो नियम है वो गैर प्रभावी रहा? ओके,
देखिए, जो 2012 का नियम था, 2012 के नियम की आज बात क्यों की जा रही है? वो आज इसलिए बात हो रही है कि एक सुसाइड हुई थी ऐसी छात्र की, रोहित वेमुला, आपने नाम सुना होगा, और उसकी मदर ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया। जहाँ तक मेरा मानना है और जानना है, जो उन्होंने केस किया था कि उन्होंने केस किया है कि यूनिवर्सिटी उनके बेटे को जो डिसएडवांटेज उस यूनिवर्सिटी में मिल रही थी, जो डिस्क्रिमिनेशन मिल रही थी, वहाँ से जो उनको तंग किया जा रहा था, उससे यूनिवर्सिटी उसको 2012 गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि 2012 गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, करना चाहती थी लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ जी, कि भारत दुनिया का शायद ऐसा देश है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन सबसे ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि हम रूल्स और रेगुलेशन बनाने में बहुत आगे हैं, बहुत अग्रणी हैं, लेकिन जहाँ पर उस रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रोसीजरल इम्प्लीकेशन की बात है, उसकी इफेक्टिवनेस की बात है, उसको ऑब्जेक्टिवली ढंग से सिस्टम में लाने की बात है, हम वहाँ फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जो 2012 की गाइडलाइंस थी, अगर रोहित वेमुला की मदर ने जो केस किया है वो कि अगर गाइडलाइंस के तहत अगर यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया होता तो शायद ये हश्र नहीं होना था। मतलब मेरा क्या है, उन्होंने यूनिवर्सिटी पे ये लगाया कि इवन 2012 गाइडलाइंस के तहत काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उस टाइम जो सिस्टमिक फ्लॉज थे, उस 2012 की गाइडलाइंस को प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इफेक्टिव नहीं किया गया। तो आप ये इस बात पे सहमत हैं कि 2012 में भी वो जो नियम थे वो प्रभावी नियम थे, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ का प्रशासन था वो उसे जो है ज़्यादा उसने अहमियत नहीं दी, और जिसकी वजह से रोहित के साथ जो है भेदभाव हुआ या फिर जो भी प्रताड़ना उनके साथ हुई जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में नए कानून भी जब आते हैं, जब ये इक्विटी समिति बन जाती है, तो भी यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो ओनस है वो तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वो उसको कितना प्रभावी बनाए, वो उसको कितना कमज़ोर बनाए। काफ़ी कुछ उस एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे हुए, उस चेयर पर बैठे हुए उस व्यक्ति विशेष के पास है। ठीक है। उसमें हुआ क्या, जैसे मैंने पहले भी 2012 की गाइडलाइंस का एग्जांपल दिया कि अगर वो इफेक्टिव ढंग से काम करते तो शायद वहाँ भी प्रॉब्लम बच सकती थी। अब हुआ क्या कि उन्होंने यूनिवर्सिटी काम क्यों नहीं कर पाई या क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर यूजीसी का या हायर अथॉरिटीज़ का या रेगुलेटरी बॉडीज़ का या मिनिस्ट्री का कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। किसी के अंडर वो प्रेशर नहीं है कि मैं ये काम करना मुझे मजबूरी है। इसलिए जो अब गाइडलाइंस आई हैं, इसमें नई गाइडलाइंस में जो 2026 में आई हैं इक्विटी प्रमोशन सेल्स की, इसमें उन्होंने ये रूल में डाल दिया है कि अगर यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। उसमें कुछ कोर्सेज हैं वो आगे से मिलने बंद हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या एक्शन लिया जाए। 4 उन्होंने बेस बताए हैं कि अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से इस रेगुलेशन के तहत काम नहीं करेगा तो हम इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। यूनिवर्सिटी की एक मॉनिटरिंग कमेटी स्पेशल इसके लिए काम करेगी। अब क्या है कि यूनिवर्सिटी के लिए ये मैंडेटरी हो गया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कि एक तो इन रूल्स को अप्लाई करना है, दूसरा अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रादर रूल्स में ये था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी कुछ ना कुछ कमेटी बनानी है और उसकी इंक्वायरी स्टार्ट करनी है और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। यानी ये जो नए नियम आए, ये इनको ज़्यादा अथॉरिटी थी, इनके पास ज़्यादा अधिकार थे जिससे जो इस्तेमाल किया जा सकता था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने जो वातावरण को, अपने जो शिक्षा का जो संस्था है उसको, उस परिसर को और भी ज़्यादा जो है सौहार्दपूर्ण बनाने का, भेदभाव को ख़त्म करने में इसके ज़रिए ज़्यादा जो है मदद मिलती। आप किसकी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? यानी जो कमेटी जिन्होंने ये रेगुलेशन बनाए हैं या यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी। ओके, क्योंकि पुराने में सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के नाम से संस्था है। हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, डीएवी कॉलेज में या सारे कॉलेजेस में ये भी मैंडेटरी थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हमारे पास है जी। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने 3 डिफरेंट यानी कि अब सेल्स बना दिए इन्होंने। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा एक ओवरऑल, जिसका एक कोऑर्डिनेटर होगा,
और उसके साथ इक्विटी स्क्वाड वो बना दिया। इक्विटी स्क्वाड का मतलब है कि बिल्कुल डेली रूटीन पे जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के तत्व पनप सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहाँ पर वो स्क्वाड डेली रूटीन मैटर पे वो काम करेगा, ताकि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रादर प्रॉब्लम आने ही ना दी जाए। एक है कि प्रॉब्लम आए, हम उसका सोल्यूशन निकालें, रादर की प्रॉब्लम आने ही ना दी जाए। तो उस सेंस में इक्विटी स्क्वाड्स भी बना दिए। तीसरा जो पहले नहीं था 2012 की गाइडलाइंस में, कि अब एक वो कहते हैं लोकपाल या ओम्बड्समैन कहते हैं उसको, तो इन्होंने अगर कॉलेजेस का अथॉरिटीज़ इक्विटी जो सेल है, इक्विटी सेंटर है, वो इस समस्या का हल नहीं कर पा रहा, या जो ग्रीवेंस पर्सन है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो इंक्वायरी कमेटी है, तो वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। तो एक आउटर एजेंसी का एक उसको प्रावधान मिल गया, जो कि पहले नहीं था उस ढंग से। तो कहीं ना कहीं आप इसे एक बेटरमेंट की तरफ जो है स्टेप मानते हैं यूजीसी का, कि एक 2012 के जो एक प्रावधान थे, नियम थे, उससे बढ़कर एक 2026 में जो नए रूल्स आए, ये ज़्यादा अच्छे नियम थे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ तक इंटेंशन और एम का सवाल है, उसके हिसाब से तो ये नियम बहुत बेहतर हैं पहले से, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। बट इसमें मेजर क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया के काफ़ी हिस्सों में बहुत सारा शोर भी हुआ है। जो मेरे हिसाब से लगता है कि 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर मच रहा है। एक कि जब हम कहते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC, ST, OBC एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, एनी ह्यूमन। ठीक है, अगर SC, ST के अगेंस्ट एक बहुत पुरानी सदियों से वो अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन सहते आ रहे हैं, उनके लिए ऐसे लॉज लाना बहुत ज़रूरी है। मैं सोशोलॉजिस्ट हूँ, मैं इसका एडवोकेट करता हूँ बिल्कुल। लेकिन इक्विटी के लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो बेगुनाह है, जिसने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया, किसी तरह का कोई एक्ट ऐसा नहीं किया, उसके अगेंस्ट ऐसी कोई फॉल्स कंप्लेंट हो, झूठी कंप्लेंट हो, या उसको सजा भी मिले। जैसे एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के ही जी, उन्होंने बोला था कि जस्टिस सिस्टम ऐसा भी ना हो कि अगर एक भी बेगुनहगार को अगर सजा मिलती है तो वो भी एक क्रिमिनल जस्टिस होगा जी। तो इसलिए हमें वो भी ध्यान रखना है कि किसी को मिसयूज ना हो लॉ का, कोई बेगुनाह उसमें ना फंसे। क्योंकि देखो, ये हम डेली रूटीन पे देखते हैं, ह्यूमन नेचर है, जहाँ भी सोशल ग्रुपिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, किसी ना किसी तरह की कुछ कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, कुछ जेलसीज सब रहती हैं जी, जी। अब जरूरी नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, उस जेलसी को, कंपटीशन को, कन्फ्लिक्ट को अगर डिस्क्रिमिनेशन का नाम देके अगर किसी अपर कास्ट या जनरल कास्ट के अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेंट की जाती है और उसका कैरियर तबाह हो जाता है, या एक बार एटलीस्ट कैरियर तबाह ना भी हो सकता है, कल को फ्री हो जाए जी। लेकिन जो टाइम उसको उतनी स्ट्रेस हुई, उसका झेलना पड़ा, उसके कैरियर के ऊपर एटलीस्ट असर पड़ा, मेंटल ट्रॉमा हुआ, तो मैं वो नहीं चाहता। लॉज की इंटेंट बहुत अच्छी है, पर लॉज के जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, जितनी उसमें डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन तो दी है, कुछ डेफिनेशन दी ही नहीं गई हैं, उसको और ऑब्जेक्टिव तरीके से डिफाइन किया जाए, फेयरनेस तरीके से डिफाइन किया जाए, और इसकी जो अगर मिस यूटिलाइज जहाँ हो सकता है उसको बचाया जाए। और अगर कोई कंप्लेंट्स एक्चुअल में, फैक्चुअली मैं कह रहा हूँ, गलत मानी जाती है, तो उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। वो स्वेयर भले ना हो, बिल्कुल, पर प्रावधान जरूर हो, ताकि उसके मन में विचार जरूर आए कि मैं अगर झूठी कंप्लेंट करता हूं तो मेरे अगेंस्ट इसका कुछ एक्शन हो सकता है। पर वो तो अगेन वो जांच का, इन्वेस्टिगेशन का जो है हिस्सा है, कि अगर वो कंप्लेंट जो है वो झूठी है या फिर सच्ची है, कि तो उस समिति में जो मौजूद लोग हैं उनको उसका निवारण करना है, उनका समाधान करना है, उनको इस बात का जो है पता लगाना है कि कंप्लेंट झूठी है या सच्ची है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात डेफिनेशन की करते हैं और उस सवर्ण वर्ग की करते हैं, तो अपने आप में इस पे काफ़ी एक जो है विवाद है या फिर बहस है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं इसी के साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा द ट्रुथ में लौटेंगे ब्रेक के बाद।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश मेहता, सोशियोलॉजिस्ट हैं। और भारत में क्योंकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद थमे नहीं है, बल्कि अब दूसरा वर्ग जो है जिसके लिए ये कानून या फिर नए नियम लेकर आए थे, अब वो विरोध करने लगे हैं कि क्यों इस पर रोक लगाई गई। ये कहीं ना कहीं उनके जो उच्च शिक्षा का सपना है उसमें संरक्षण की तरह ज़रूर एक भूमिका निभा सकता था। जगदीश सर, जब आप कहते हैं कि नए नियम का जो मोटिव था, इंटेंशन था, वो तो सही था क्योंकि इसमें शक्तियां बढ़ाई गई थी, लेकिन डेफिनेशन में मात खा गए। और जब आप ये कहते हैं कि सवर्णों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन क्या भारत एक ऐसा समाज है, और ख़ास करके भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो कैंपस है, क्या वो हमने ऐसा बना लिया है, उसकी संरचना इतनी संतुष्ट हो गई है, उससे हम संतुष्ट हो चुके हैं कि अब उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस तरह के रेड्रेसल कमेटी में, जो कि स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिज़ाइन किए गए हैं टू प्रोटेक्ट बैकवर्ड, टू प्रोटेक्ट women, to protect Dalits, to protect our tribes। जी यस, जैसा मैंने पहले कहा ना कि समय के बदलने के साथ, वक्त के साथ साथ जैसे वक्त की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें लॉज बदलने पड़ जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बदलने पड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ी इंस्टीट्यूशन में, एससी एसटीज़ की, ओबीसी की, वुमेन्स की, आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में वुमेन की पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन पे आई थिंक मोर देन 4-fold हो गई है। होता क्या, जब ये वुमेन्स हैं, एससी एसटी ओबीसी या जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, इवन फिजिकल डिसेबल्ड जिसको दिव्यांग जन हम नाम दे सकते हैं अभी, जब ये लोग भी बहुत आते हैं तो एक, जैसे मैंने कहा कि जेलिसीज भी होती हैं, तो एक कंपटीशन तो बढ़ गया ना। वहाँ पर जो जनरल कास्ट के लोग जितने पहले आ रहे थे उनकी तादाद तो बढ़ गई, कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं। जी। अब चाहे कुछ मेरिट से, कुछ रिजर्वेशन से, ऐसा नहीं है कि जो एससी एसटी या जो डिसएडवांटेज सेक्शन वाले कुछ रिजर्वेशन से आते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरिट से भी आए हैं। अगर वो मेरिट से आए तो उन्होंने जनरल कास्ट को रिप्लेस तो किया ना, यानी एक कंपटीशन की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो इनसिक्योरिटी जो कभी डिसएडवांटेज सेक्शन में थी, तो वैसी इनसिक्योरिटी अब जनरल कास्ट में भी कुछ आनी शुरू हो गई है। एक तो हुआ ये कंपटीशन की वजह से। दूसरा क्या हुआ, देखो, इफ स्पीकिंग साइकोलॉजिकली, तो हमारे में होता है कि हम सदियों से दबे कुचले रहे हैं, तो आज हम बराबर आ गए हैं, तो बिल्कुल बराबर होने की और बराबर के साथ टक्कर लेने की बात भी करते हैं। कई बार सामने वाले को नहीं भी वो होता, तो इस तरह से ये क्लैशेस थोड़े से बढ़ेंगे। तो उस क्लैशेस में हो सकता है वो क्लैशेस का एक्चुअल रीज़न डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो पॉलिटिकल हो सकता है, जैसा मैंने कहा, एजुकेशनल कंपटीशन हो सकता है, एग्जाम में इवन असेसमेंट मार्क्स देने ना देने का हो सकता है, कुछ भी इसी तरह का हो सकता है ना। तो इसलिए कुछ लेवल तक इनसिक्योरिटीज जनरल कास्ट में भी हो गई। और दूसरी तरफ नो डाउट मैं ये मान के चलता हूँ, ये जुडिशियल सिस्टम से भी आया है कि लॉज बनते हैं, यूज भी होते हैं, मिस यूज भी होते हैं। एक है लॉज का यूज मिस यूज होना नॉन ह्यूमन के लिए, नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट के लिए, एक है ह्यूमन के प्रति लॉ का मिस यूज होना। तो इनमें अब ये भी डर है कि जैसे ये पॉलिटिक्स है, नए लोग आ गए हैं, कल को ये फॉल्स अगर कंप्लेंट करें तो उसका क्या होगा। तो उनको इनसिक्योरिटी तो है ना कि अगर मैं उस चीज मैंने किया ही नहीं है, अगर कोई एक्शन, ठीक है, तो मैं उसका भागीदार नहीं बनना चाहूंगा ना, मैं उस तरह की इंक्वायरी फेस नहीं करना चाहूंगा, मैं इंक्वायरी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहूंगा, मेरी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर असर पड़ेगा, कल को उसकी पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, मेरा मेंटल टॉर्चर हो सकता है। और जिस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारे डिसएडवांटेज भाई जा रहे थे, तो कल को यही कोई स्टेप ना ले लें। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, हमने रोहित वमुला का सुसाइड का एग्जांपल सुना जी। और जब भी डिसएडवांटेज सेक्शन कोई भी हो, इनमें से जो हमने बात करी, रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर, तो हम एक अच्छा उसको बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे लेवल पर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं इसकी फेवर में हूँ बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, वही जब अपर सेक्शन, अगर जेंडर में कहूँ तो मेंस की बात करूँ, कास्ट में कहूँ तो अपर कास्ट की बात करूँ, अगर इनका कई बार सुसाइड्स होता है तो आपने देखा कि उतना शोर नहीं बचता।
आप देखिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितने अपर कास्ट के स्टूडेंट्स ने भी सुसाइड किया है। इवन मेंस ने जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन डाइवोर्स के केसेस में, डाउरी के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इन तरह के केसेस में, इवन फॉल्स रेप केसेस के में बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं जिन्होंने मेंस ने सुसाइड किया, लेकिन उसका अभी उतना शोर नहीं मचा जितना मचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उधर भी मचना चाहिए, उधर, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज इक्वल फॉर एवरीवन। सभी को डिग्निटी से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर क्यों ना हो। इसीलिए हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अगर जिसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही उनको भी मिलनी चाहिए, पर अगर किसी को अगर मिली हुई है उसे छीनना भी तो गलत है ना। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ट्राइब्स को, हमारे दलित्स को या फिर जो महिलाओं को मिला है, इस सोच में, संविधान की इस स्पिरिट में अब बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव भारत के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से शुरू होनी चाहिए। यस, मैं ये जरूर कहूँगा कि संविधान की स्पिरिट तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी। हमारे संविधान की पहली लाइन्स हैं इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट, क्रीड। संविधान का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। हम उसी प्रिंसिपल की बात इस यूजीसी रेगुलेशन में कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। हाँ, जो आपने बात करी कि क्या ये समय के साथ चेंज होना चाहिए, तो मैं जरूर कहूँगा कि यस, थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको डाउरी के केसेस का एग्जांपल दिया, इसमें जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट खुद ऑलरेडी चेंज हो चुका है। कि पहले 498 की कंप्लेंट आती थी तो हस्बैंड और उस पूरी फैमिली को इकट्ठे उठा लिया जाता था जी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि जब ये बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस आ रहे हैं और एलिमनी के लिए या पर्सनल कन्फ्लिक्ट को भी डाउरी कन्फ्लिक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जा रहा है, तो उन्होंने उन्हीं रूल्स को फ्लेक्सिबल कर दिया है। टाइम की डिमांड है ना, टाइम की डिमांड है। अब वो टाइम की डिमांड है, जैसे फ्लेक्सिबल कर दिया कि फॉल्स अगर कंप्लेंट है तो उसको हम ना होने दें, और जो इग्नोरेंट या इनोसेंट जो विक्टिम बन गया है उसको प्रोटेक्ट करना भी उनका काम है। तो इसलिए यहाँ भी वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे वहाँ लॉज में चेंजेस आई, तब्दीली आई, बट यस, प्रोटेक्ट विद प्रोटेक्शन। अगर कोई भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, ऑन द वन साइड हम उसको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए सारी सुविधाएं बनाएं, सारे रूल्स रेगुलेशन भी बनाएं, बट उसके एवज में किसी इनोसेंट को कोई सजा भी ना मिले। ठीक है, तो दोनों प्रावधान अगर हम करेंगे तो शायद हम रियल जस्टिस को अचीव कर पाएंगे, रियल इक्विटी को अचीव कर पाएंगे। रियल इक्वालिटी की तो बात है, बट इंडिया एज ए सोसाइटी, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूँगी कि हम क्या वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हम अब सभी वर्ग को जो है समान अधिकार की बात करने लगते हैं। और ये जब बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि आरक्षण जैसा प्रावधान जो है, अभी इतने लंबे समय गुजर जाने के बावजूद हम उनको कितना मुख्य धारा में जोड़ पाए हैं। ये क्योंकि जब हम बात हमारे शिक्षा के संस्थानों की करते हैं तो शिक्षा के संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अगर वहीं से इस तरह के बदलाव की बात आती है तो फिर समाज, पूरे समाज में ये क्या मैसेज या फिर किस तरह के का जो है एक चलन शुरू हो सकता है। एक ब्रेक लूँगी मैं इस सवाल का, इससे पहले कि मैं उत्तर आपसे अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा द ट्रुथ में रुकेंगे ब्रेक के लिए, फ़ौरन लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। क्या भारत में एक ऐसे समाज को हम सच उसको बना पाए हैं जिसमें सभी वर्ग को जो है समान अधिकार मिले, सभी वर्ग जो है अपने साथ होने वाले भेदभाव को लेकर न्याय को समय रहते हुए सुनिश्चित होता हुआ देखें। और इसी बहस का केंद्र है यूजीसी के नए नियम, जिसके इर्द गिर्द राजनीति का काफ़ी प्रभाव दिखता है, लेकिन बात भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है भेदभाव से दूर रखने और शिक्षा का उचित माहौल बनाने की हो रही है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर जगदीश कि जब हम बात कहते हैं कि हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें सभी वर्गों को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इक्विटी कमेटी में भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये तो है उसी समाज का हिस्सा। अगर यहाँ पर इस तरह की हम बातें करते हैं तो क्या समाज में ये एक नया चलन नहीं चल पड़ेगा कि
अब शायद ज़रूरत नहीं है आरक्षण की, या फिर अब शायद ज़रूरत नहीं है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जो कि हमारा संविधान उनको देता है, जो हमारे संविधान के जो रचयिता है, निर्माता है बाबा अम्बेडकर, उन्होंने दिया था। जी, ऐसे है, जब आप किसी भी रूल्स रेगुलेशन या संस्था को देखेंगे तो नो डाउट सारी सिर्फ एजुकेशनल संस्थाएं नहीं, चाहे वो मेडिकल संस्थाएं हैं, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, सारे ही आपके समाज का आईना होती हैं। जी, जी। जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समाज का आईना है, उसी तरह से राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियां भी समाज का ही आईना है। अब लॉ बीच में फंस जाता है। लॉ की क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एक तरफ वो जो समाज में चल रहा है और जो एक्सेप्टेबल है, बहुत गूढ़ तथ्य के तौर पर जो एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करना, और दूसरी तरफ क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात है, ह्यूमन वेलफेयर की बात है, लॉ किसी इंडिविजुअल कास्ट क्रीड के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो उस दूसरी तरफ लॉ की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको चेंज करना। यहाँ भी वही हुआ। एक तरफ वो केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उनको जस्टिस नहीं मिला इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तौर पर, तो उन्होंने नेक्स्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए बोल दिया। जब नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बोल दिया तो वहाँ वही समाज के, इंस्टीट्यूशंस के, राजनीतिक दलों के मेंबर बैठे हैं, ठीक है जी। तो वो उसी हिसाब से वो देख रहे हैं। वो भी कोई सारे लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं। शायद इसी वजह से जो मैं खामियां बता रहा था कि इंटेंट और गोल बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चर या उसके डिजाइन में प्रॉब्लम है। वो डिजाइन में प्रॉब्लम आने की वजह ये है तो you are saying कि that... वो एक्सपर्ट समाज के तो थे पर लीगल एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए और विजन में नहीं ला पाए कि इसका मिसयूज हो सकता है। ये विजन में नहीं ला पाए कि इसका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी तो कोई असर होगा। क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है, अगर इन रूल्स रेगुलेशन को इंस्टीट्यूशन ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे तो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी प्यूनिटिव एक्शंस हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके कोर्सेज बंद किए जा सकते हैं, उनकी ऑटोनॉमी ली जा सकती है, उनका इवन सेक्शन 12B यूजीसी का मिलता है वो रद्द किया जा सकता है जी। तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर भी तो असर पड़ा। मैं इसका बहुत खूबसूरत एग्जांपल देना चाहूँगा अगर आप समय दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक बॉन्डेड लेबर के ऊपर स्टडी करी थी हरियाणा में। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट है कि बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या हुआ कि एक ब्रिक किलन में सबसे ज़्यादा बॉन्डेड लेबर थी किसी ज़माने में। तो जो ब्रिक किलन ओनर हैं कई बार वो लेबर को उकसा देते हैं कि आप फलाने ब्रिक किलन में जाके काम करिए और ब्रिक किलन ओनर के अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर की कंप्लेंट करिए, ठीक है, ताकि क्या हो कि उसका वाला भट्ठा जो है बंद हो जाना चाहिए जी। अब मैं ये कहूँगा कि मान लो इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन है, कहीं पंजाब में मैंने देखा छोटे छोटे शहर के आसपास 15, 20, 30 कॉलेजेस हैं। एक तो मैं कहूँगा उसकी ऑटोनॉमी के ऊपर इन जनरल भी उसका फर्क पड़ सकता है, उनको ऑटोनॉमी नहीं है उस ढंग से, उसके ऊपर इंटरवेंशंस आ रही हैं। दूसरा, अगर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कुछ वही जेलसी कंपटीशन जैसा मैंने पहले कहा, अगर वैसी फीलिंग रखता है यार इसके थोड़े से बच्चे मैं इसको खत्म कर दूं तो वो बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है जी मैं ये मैकेनिज्म कर देता हूँ, 4 ऐसी छात्र छात्राओं को उधर भेजता हूँ, कोई कंप्लेंट कराते हैं, इधर से यूजीसी को कंप्लेंट करेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम आएगी, मॉनिटरिंग कमेटी आएगी और उस कॉलेज को का जो सेक्शन 12A है, 12B है, या उसको कॉलेज को यूनिवर्सिटी या यूजीसी की जो अप्रूवल मिली हुई है वो कैंसिल कराएंगे तो मुझे बेनिफिट होगा जी। तो क्या ये मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता? अगर वो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट में इस तरह का, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसका भट्ठा बंद हो जाए, तो क्या यहाँ कॉलेज या स्कूल बंद हो जाए या इसकी बात नहीं कर पाएंगे? हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा, बट अगर मैंने एक रियलिटी में देखा है जो नो डाउट 1976 का लॉ था, आज नहीं तो कंपटीशन कन्फ्लिक्ट में वो कहता ना प्यार और जंग में सब जाहिर है, तो कुछ नहीं पता जंग में कौन क्या कर जाए जी, है ना जी। तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी असर है,
तो ये मैं एक दूसरी जो खामी बताना चाह रहा था इस डिज़ाइन इसको की। जब आप ऑटोनॉमी से जोड़ रहे थे तो आपका क्या मकसद, क्या मतलब इरादा था हाँ कि ऑटोनॉमी, क्योंकि पिछले समय कुछ ऐसे बातें भी निकल कर आई कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस तरह का माहौल जो है जहाँ पर शिक्षा का जो माहौल है वो किसी भी भेदभाव से दूर रहे, उसको बचाया जा सके। क्या ये भी आपको लगता है कि वन ऑफ द बिग कॉज है जिसकी वजह से इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए जो लॉ आया उस पर इतना विवाद हुआ? देखिए, थोड़ा दोबारा बताएंगे आप क्वेश्चन क्या था? ऑटोनॉमी की बात हाँ, जब ऑटोनॉमी, होती है। यस आई गॉट जी इट। जी। जो ऑटोनॉमी है ये अपने आप में एम्बिगुअस कंसेप्ट है, हम्म क्योंकि एक तरफ अभी एनईपी की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, एक तरफ गवर्नमेंट का फोकस है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना जी और ऑटोनॉमी देना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को, जी जी। ठीक है। और दूसरी तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवीन करने की बात कर जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जो हमारी एजुकेशनल या किसी भी इवन मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें इतना ड्यूलिज्म, इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है। हम ऑटोनॉमी देना भी चाहते हैं, कंट्रोल भी करना चाहते हैं। ऑटोनॉमी देनी है क्योंकि कोई प्राइवेट प्रेशर्स हैं, क्योंकि आजकल एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हमने जब तक प्राइवेट हाथों में कुछ सिस्टम नहीं देंगे, चाहे एजुकेशन है या हेल्थ है, तो शायद हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोनों तरीके हैं, प्राइवेट में देने से क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, लेकिन एजुकेशन एक बिजनेस भी बनता है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। कुछ इंस्टीट्यूशन इसको बिजनेस बनाएंगे और कुछ इंस्टीट्यूशन इसको क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देके, है वो भी बिजनेस बट वो विद क्वालिटी है, एटलीस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, बट वहाँ भी क्लास जो आप कह रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन। सी, मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा यहाँ, हमारे किसी थिंकर ने कि इनइक्वालिटी इज उबिक्यूटस, यूनिवर्सल। आप इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि जो आज इनइक्वालिटी के बेस हैं वो हो सकता है उसके लिए हम लॉ, सोसाइटी, वेलफेयर एजेंसीज, पॉलिसीज़, हम उसके लिए काम करें, वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो नए बेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब सो कॉल्ड जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मैं एलीट सेक्शन की बात कर लूँ, तो वो तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जा ही नहीं रहे हैं। जो मैंने कहा ऑटोनॉमी, नई यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं और हाई क्वालिटी के नाम पर इतनी एग्जॉर्बिडेंट फीस है कि आम मिडिल क्लास लोग वो फीस नहीं डिपॉजिट कर सकते। तो वहाँ ना तो एससी जाएगा, ना मिडिल क्लास जाएगी, तो एलीट क्लास ही जाएंगे। वहाँ तो शायद जो कह रहे हैं ना हम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ सारे एलीट गए हैं। अगर एससी एसटी का बच्चा भी गया है कोई बाई चांस, तो हो सकता है किसी हाई कोर्ट के जज का हो, किसी पॉलिटिशियन का हो, किसी ब्यूरोक्रेट्स का हो, किसी बहुत बड़ा बिजनेसमैन इस्टेब्लिश हो गया उसका हो, तो वहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना इस ये जो पूरी की पूरी समस्या है, इसके रूट कॉजेज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा कहा जा रहा है कि इन नए नियमों का कारण क्या बताया गया कि क्यों लाए गए, क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों में जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस है इनमें मोर देन 100% का जो है राइज़ हो गया। तो ये जो राइज़ है इसके पीछे की वजह थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी कि भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं आखिर इनमें इस तरह की जो समस्या बढ़ी है कि शोषण किया जाता है या फिर उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये मामले वाकई में कितने बड़े हैं। हालांकि ये डेटा है जिसका हवाला दिया जा रहा है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, उससे पहले कि मैं आपसे समझूं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चर्चा द ट्रुथ में, लौटते हैं ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत आप सभी दर्शकों का। देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं इसमें आखिर कैसा वातावरण अपने छात्रों को भारत दे पा रहा है, जहां पर भेदभाव की जो समस्या है वो अपने आप में 100% से भी अधिक बढ़ चुकी है। और इसी वजह से यूजीसी को कड़े नियम लेकर आना पड़ा, लेकिन इन नियमों पर विवाद हुआ, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इसमें बदलाव लाने का जो सुझाव है वो सरकार को दिया गया है। डॉक्टर जगदीश, आप लंबे समय से स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करते रहे हैं, यू आर अ वॉइस फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। क्या वाकई भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है? जैसे आपने पहले भी कहा कि अब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आने वाले, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
ये एक वजह हो सकती है कि शिकायतें बढ़ी हैं? बिल्कुल, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि शिकायतें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी भी सही। और जो ये इस तरह के लॉज आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। जब इस तरह के लॉज आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या लॉज हम ये जो आए हैं ये वो शिकायतें कम हो उसकी वजह से है या शिकायतें ज़्यादा हो उसकी वजह से है? मेरा ये मानना है, जो मैंने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर, इस लॉज आने के बाद ये प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम की बात अलग है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वो जरूर बढ़ेंगी। उसके दो कारण हैं। एक तो रियल जो फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को, उनको कॉन्फिडेंस होगा इन लॉज के भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ एडवाइजेबल लॉज थे, उसमें कई बार एक्शन नहीं हो जाता था और आपस में समझौता करके, तालमेल बैठा के, या थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से डरा धमका के, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो रफा दफा हो जाता था। जी जी। अब उनको कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन के लिए मैंडेटरी है और इक्विटी जो कमेटी है उसने ये एक्शन भी लेना है, बाहर की अथॉरिटीज़ के पास भी, ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है, इसलिए उसको इस चीज़ का हल और इस चीज़ का रिलीफ जरूर मिलेगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा इस चीज़ का। इस वजह से वो जो पहले नहीं भी आना चाहते, एक होता है ना कंप्लेंट करने का क्या फ़ायदा, कुछ होना तो है नहीं, अब है कि कंप्लेंट करने का फ़ायदा है, कुछ जरूर होगा, इस वजह से कंप्लेंट्स बढ़ेंगी। तो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ द लॉ। दूसरी बात वो वाले केस भी बढ़ेंगे जो कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, जेलसी, चाहे वो पास्ट जेलिसीज हैं चाहे प्रेजेंट जेलिसीज हैं, और किसी के साथ बदला लेने की भावना, या कहीं प्रमोशन में कन्फ्लिक्ट आ गया उसकी वजह से फॉल्स कंप्लेंट भी बढ़ेंगी। दैट इज माय पॉइंट। इसलिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत बढ़ेंगी, कुछ कॉन्फिडेंस की वजह से, कुछ फॉल्स कंप्लेंट की वजह से। नंबर ऑफ कंप्लेंट जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने ये देखा है डाउरी का लॉ, क्योंकि उस पर मैंने पीएचडी करवाई है, इसलिए मैं बार बार उसका रेफर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे डाउरीज का लॉ जो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, ये उसके इर्द गिर्द वाले, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस रिसेंट लॉज आया था, वो आ रहे हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। वो बढ़ने का भी यही कारण है, कुछ तो उसमें है रियल विक्टिम, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स विक्टिम नहीं है, हालांकि उसमें भी मैं ये कहूँगा जो बहुत एक्चुअल में विक्टिम है और लोअर स्टेटा में, मतलब मैं यहाँ सिर्फ SC/ST नहीं ले रहा, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी ले रहा हूँ, या कम पढ़े लिखे तबके भी ले रहा हूँ, या रूरल एरिया के लोग भी ले रहा हूँ। वो जो एक्चुअल में विक्टिम है बेचारे, वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी एक्सेस ही नहीं है लीगल सिस्टम तक, एडवोकेट तक, पे करने तक, अवेयरनेस तक। तो कुछ तो वो आ रहे हैं जो रियल में विक्टिम है, बट एजुकेटेड अर्बन और अपर सेक्शन जो सोसाइटी के वो आ रहे हैं जो रियल में विक्टिम है जी। बट उनसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो आ रहे हैं जो फॉल्स केसेस हैं। हमारी कुछ NGOs हैं जो स्टडी कर चुकी हैं कि अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ दीज डाउरी केसेस आर फॉल्स। तो मुझे वही डर है कि अगर ये भी केसेस आ रहे हैं, कुछ केसेस का बढ़ना जायज़ है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की वजह से आएंगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, मेरे पे अत्याचार हुआ है, तो मैं जाऊंगा और मुझे उसका हल मिलेगा, मुझे रिलीफ मिलेगा। ये केस करना भी चाहिए, कंप्लेंट करनी भी चाहिए, रिलीफ को एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, और जो रिलीफ गिविंग अथॉरिटीज़ है, इक्विटी कमेटी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए जी। बस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो उसका फॉल्स हुड जो है, फॉल्स कंप्लेंट्स हैं, फॉल्स कंप्लेंट भी ना हो और जो इनोसेंट कोई बंदे हैं वो उसमें फंसे ना। दैट इज़ ओनली माई टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। फॉल्स जब केसेस की बात आती है तो फिर जो समिति है और वहाँ पर जिन व्यक्तियों का चयन होगा, उनका चयन जो है वो अपने आप में योग्यता के आधार पर होगा कि वो जांचने परखने में या फिर इस तरह के मामलों को देखने में वो योग्य होंगे कि वो केस झूठा है या फिर वो वाकई में उसके साथ भेदभाव बरता गया है। तो इस तरह के ये अगर ये एक कंसर्न है, ये चिंता है, तो ये तमाम कानूनों के साथ यही जो है चिंता जुड़ जाती है। तो ऐसे में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना, बशर्ते इसके कि कहीं ना कहीं हम जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एक मोरल सपोर्ट मिल रहा है या फिर उसको एक साहस दे पा रहे हैं, उसको कानून का सपोर्ट मिल रहा है कि वो जाएगा और फिर अपने साथ होने वाली जो अत्याचार है या फिर शोषण है उसके बारे में समिति को बता पाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस पक्ष को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ना कि झूठी शिकायतों को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेहा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अगेन मैं रोहित वामुला का केस देखता हूँ
उस टाइम अगर सिर्फ 2012 की गाइडलाइंस के तहत भी कार्रवाई होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। अब भी मैं सेम कह रहा हूँ कि जो इक्विटी कमेटीज बनेंगी, इक्विटी सेंटर बनेंगे या इक्विटी स्क्वाड रादर 3-3 लेवल पर है ये बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो किस लेवल तक काम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है। सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन? आप क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया आपको, यू आर अ सोशियोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? पहली बात, हाँ जी, जी, जी प्लीज। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कमेटी की मैं बात कर रहा था कि इंडिया में जैसा मैंने पहले यूज़ किया कि हम रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाने में नंबर 1 हैं, लेकिन उसकी प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत वीक है। ठीक है, तो अगर ये कमेटीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि कमेटीज़ का जो अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी जो ट्रेनिंग है, यहाँ वो बहुत पुअर है। हमने वो चीज़ें तैयार नहीं की। तो पहले मुझे लगता है कि धरातल पे पूरे इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कमेटीज़ बनाई जाएं, उनको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग दी जाए। जब तक उनको ट्रेन दे के उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ऑल ऑफ ए सडन कोई कंप्लेंट आती है, सब घबरा जाते हैं कि हाँ जी ये कंप्लेंट आ गई, कोलीग की कंप्लेंट है या स्टूडेंट की कंप्लेंट है, अपने कॉलेज का नाम भी है, यूनिवर्सिटी का नाम भी है, क्या करें। इवन दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन अगर उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, थोड़ा एक्सपर्टीज उनको दी जाए, और ना सिर्फ कि उनको ट्रेन किया जाए, ट्रेन लोग ही उसमें आने चाहिए जो थोड़ा बहुत लीगल, जिसको मैं कहूँगा लीगल लिटरेसी, वो लीगली लिटरेट भी हों, लीगल एस्पेक्ट्स भी जानते हों, उनको कॉन्फिडेंस भी हो कि जो हम कर रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। दूसरा जो मैं कहूँगा कि इक्विटी कमेटी या इक्विटी सेंटर का जो काम है, हम पूरी यूजीसी की गाइडलाइंस को एक एस्पेक्ट में ले गए, वो है सिर्फ लॉ की कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लॉ में दिया हुआ है ऑलरेडी, पुराने लॉ में भी था, वो उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे। अगर हम उसके ऊपर भी फोकस करें, वो क्या है, टाइम टू टाइम काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, रेगुलर मीटिंग विद द स्टूडेंट्स, और अवेयरनेस करना कि वी आर ऑल इक्वल, इस तरह की फिलोसफी का प्रचार करना, और इवन जो लीगल लॉज बने हैं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, इस चीज़ को सारे स्टूडेंट्स को बताना, हॉस्टल्स में या कहीं और। अगर ये चीज़ करें तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम वैसे ही कम हो गई। होता क्या है डॉक्टर जगदीश, मुझे लगता है कि ये सारी बातें तो पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस शायद जो है नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्याएं सामने आ जाती हैं। यही कहा ना मैंने, हम रूल्स रेगुलेशन बनाने में नंबर 1 है, प्रैक्टिस करने में नहीं। यही कह रहा हूँ, अगर हमने ऑलरेडी जो चीज़ें दी हुई हैं, मान लो एट्रोसिटीज एक्ट है, पुराना है, बहुत पहले का है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन ऑलरेडी है। अगर हम उन चीज़ों की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर के पॉइंट से की होती तो प्रॉब्लम वैसे भी कम आए। तभी मैं कह रहा हूं कि लॉज आ गए हैं, इसका भी असर मैं उस ढंग से कोई बहुत फ्रूटफुल देख नहीं पाऊंगा, रीजन ऑफ लैक ऑफ विल, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लॉ बनाने से क्या होता है, लॉ बनाने से क्या होता है अगर आप इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जैसे आपने खुद कहा कि बाबा अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की पॉलिसी आज से 70-80 साल पहले दी, तो 70 साल में हमने क्या अचीव किया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विल पावर कहो, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स कहो, या उसको अचीव करने का हमारा पर जो उनको उस तबके को हमने जो है उसके गांव से, उसके जो शोषण वाली जगह से उठाकर हमने उन कॉलेजेस में पहुंचाया। हाँ, उन्हीं की देन है। बिल्कुल। हाँ, पर जब बात समान अधिकार की आती है, जब जातिगत भेदभाव की आती है, तो वो शायद उस जगह पर भी उसको उसका सामना करना पड़ रहा है। डेफिनेटली। अगर आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखो, चेंज लॉज से आते हैं, लेकिन वो वक्त कितना लगता है वो सोसाइटी के रिस्पॉन्स सिस्टम के ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे हम इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी कर पाएं और सोसाइटी का या इंस्टीट्यूशन का, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, तो डेफिनेटली जो चेंज है वो फास्टर भी होगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मैं इसमें अगर एक चीज़ ऐड करूँ, पूरे 60 साल की बात कर रहा हूँ, जब से चलो इंडिया आज़ाद हुआ 70 साल से ही, अगर आरक्षण का पॉलिटिसाइजेशन ना हुआ होता, ये मैं नहीं कह रहा आज हो रहा है, हमेशा का पार्ट है। कोई सरकार, कोई पार्टी
कोई ईयर हम उसको छोड़ नहीं सकते। शुरू से ये प्रॉब्लम है। जी। अगर इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हुआ होता तो शायद आरक्षण, क्योंकि आरक्षण बना तो 10 साल के लिए था ना, एक्सटेंड कर दो चलो और 10 साल के लिए, 20 साल के जब आप लिए। राजनीति की बात ले आ रहे हैं तो फिर यूजीसी के साथ भी राजनीति जुड़ती है और इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर राजनीतिक दलों को जो है सुनिश्चित करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर जगदीश, आप आए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े, चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम के साथ आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो विवाद है और अब कानूनी पक्ष जो है वो किस तरीके से निकल कर आता है, क्या नए संशोधन होते हैं, क्या रीस्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हम आप दर्शकों पर छोड़ जाते हैं कि भारत एक समाज के रूप में या फिर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की जो स्थिति है, दशा है, इसमें जातिगत भेदभाव ये पहले से बढ़ा है। इसकी जो भी वजह है, आप क्या समझते हैं, हम तक लिखकर पहुँचाए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर।